हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग मेथड्स ऑफ चैनल। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और यू कैन से लाइन स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें क्यों चाहिए, पहली चीज़ तो ये है, और ये है क्या चीज़, ठीक है, और इसकी ज़रूरत क्यों है। पहली चीज़ तो जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा है, जो लाइन स्पेक्ट्रा है, वो ओरिजिनली यूज़ होता है वो जैसे अननोन एटम या मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, हम उसको जानने के लिए यूज़ होता है कि वो कौन से, उनकी प्रॉपर्टीज जानने के लिए क्या कहते हैं इसको, एटॉमिक स्पेक्ट्रा को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा कह लो या फिर इसको कह सकते हैं हम लाइन स्पेक्ट्रा। ओरिजिनली ये होती क्या चीज़ है, ओरिजिनल हम देखेंगे लाइन स्पेक्ट्रा जो है हमारे पास क्या है, क्वांटाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स एटम्स हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और एमिट करते हैं। उसी के देखते हुए यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं अलग अलग। उन्हीं एनर्जी लेवल से हम पता लगाते हैं कि ये मेटल की जो भी है, एटम की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, सिंपली हम पहले सिंपल देखेंगे। यहाँ पे अगर मैं देखूं कि हमारे पास अगर एक प्रिज्म है, ये सबने किया है, ये वाला एक्सपेरिमेंट सबने किया है। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे एक प्रिज्म है, प्रिज्म पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे एक लाइट पड़ रही है। ठीक है, सिंपली एक लाइट डल रही है, यहाँ पे फॉल करवाते हैं हम, क्या कह सकते हैं उसे, वाइट लाइट। ठीक है, वाइट लाइट फॉल करवाते हैं तो क्या होता है, वो रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, जो भी फिनोमिना अलग अलग होते हैं प्रिज्म के, उसके बाद से हमारे पास क्या है, डिफरेंट लेयर्स मिलती हैं, ठीक है, डिफरेंट लाइंस मिलती हैं, डिफरेंट कलर्स मिलते हैं। और ये हमारे पास, जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्क्रीन है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर क्या है, डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है कि जो वाइट लाइट है जब वो स्प्लिट होती है डिफरेंट कलर्स के अंदर, तो वो कौन से कलर्स बनाती है हमारे पास, रेनबो बनाती है, दैट इज विबग्योर। ठीक है, वो विबग्योर बनाती है। 7 डिफरेंट कलर्स यहाँ पे होते हैं। ठीक है, व्हाइट लाइट किस में स्प्लिट होती है, 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट होती है। समझ आ रहा है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, एक प्रिज्म है जिसके ऊपर मैंने व्हाइट लाइट डाली है, तो वो क्या है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक स्क्रीन रखी है जिसपे हमें क्या पता लग जाएगा कि कौन से कलर्स में वो स्प्लिट हो रही है, वो कौन से कलर्स में स्प्लिट होती है, विबग्योर। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे हम एक मेन चीज जो यहाँ पे है, दिस इज वॉयलेट कलर, ओके, एंड दिस इज रेड। इन दोनों में डिफरेंस बहुत है। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो रेड की फ्रीक्वेंसी है वो 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और जो हमारे पास वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी है वो होती है 7.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के आसपास। ठीक है, रेंज होती है इनकी डिफरेंट डिफरेंट, मतलब अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज ले रहा हूँ दोनों की। नाउ यहाँ पे देखेंगे हम कि जो वॉयलेट लाइट है उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है कि जो उसकी वेवलेंथ है, मतलब लैम्डा जो है वो कम होगा, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की। अब यहाँ पे देखेंगे जो वेवलेंथ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होगी। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 1/वेवलेंथ होती है। इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है कि जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो उतना ज़्यादा डेविएट करेगा। मैं बस यही बताना चाहता कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, डेविएट करेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लिखें हाई फ्रीक्वेंसी मोर डेविएशन, ये आप लिख सकते हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी और मोर डेविएशन। अगर हमारे पास हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, मोर डेविएशन होगी यहाँ पे। नाउ अभी यहाँ पे देखते हैं कि व्हाइट लाइट जो है स्प्लिट होती है डिफरेंट कलर्स में, हमारे पास विबग्योर देती है।
ठीक है। विबग्योर जो है हमारे पास, ये एक तरह से कह सकते हैं हम, एक स्पेक्ट्रम है। इसको क्या कह सकते हैं हम? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या कह सकते हैं इसे? स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। ठीक है। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट में क्या है कि अगर मैं यहाँ पे देखूं कि जो यहाँ पे ब्लू है वो मर्ज करता है थोड़ा सा ग्रीन के अंदर। ठीक है। उसके आगे यहाँ पे हमारे पास जो ग्रीन है वो मर्ज करता है किसके अंदर? येलो के अंदर। तो ये क्या है? मर्ज हो रहे हैं। इसमें जो कलर्स हैं वो जैसे ही दूसरा कलर स्टार्ट होता है उससे पहले वो मर्ज होते हैं, यानी कि ब्लू ग्रीन में मर्ज हो जाता है थोड़ा सा। वहां पे क्या है कि उसके अंदर ये एक तरह से कंटिन्यूज है। क्या कह सकते हैं इसे? कंटिन्यूज। कंटिन्यूज है, इसके मतलब जो स्पेक्ट्रम है वो क्या है? कंटिन्यूज है, मतलब इसमें कोई गैप नहीं है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूज स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं इसे? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है? ब्लू जो है मर्ज कर रहा है ग्रीन में और ग्रीन मर्ज कर रहा है येलो में, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। now हमने पीछे क्या करा? स्पेक्ट्रम के बारे में तो पढ़ लिया, स्पेक्ट्रम क्या चीज़ है प्रिज्म के हेल्प से। ठीक है। अब हमारे पास जो अगली चीज़ है जो हमने पढ़नी है कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन interacts with मैटर। अगर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अगर हम मैटर के साथ इंटरेक्ट करवाएं, ठीक है, मान लो अगर मैंने ये बताया कि अननोन स्पेक्ट्रम, अननोन एटम को निकालने के लिए काम आता है हमारे पास जो लाइन स्पेक्ट्रम। अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी मैटर पे हम फॉल करवा रहे हैं जो कि एक अननोन एटम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा? पहली चीज़ तो मान लो यहाँ पे एक एटम पड़ा है, ठीक है, उसके ऊपर मैं रेडिएशन फॉल करवाता हूँ, रेडिएशन करवाता हूँ, जो यहाँ पे ये हमारी है रेडिएशन। तो यहाँ पे हमारे पास देखेंगे ये हम उसकी है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट से जब वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा? एक्साइट हो जाएगा। दिस इज हिज एक्साइटेड स्टेट। ओके, एक्साइट हो जाएगा। एक्साइट होने के बाद क्या करेगा? कुछ टाइम बाद वो क्या करेगा? वापस हर एक इंसान, हर एक बंदा क्या है? ग्राउंड स्टेट में रहना चाहता है, स्ट्रेस फ्री रहना चाहता है, प्रॉब्लम नहीं होना चाहता, अपने आप को प्रॉब्लम नहीं देना चाहता। वैसे ही एटम्स हैं, एटम्स अपने आप को थोड़ी ना हाई लेवल पे लेके जाएंगे। क्यों लेके जाएंगे? वो उनको क्या चाहिए? विदाउट स्ट्रेस लाइफ चाहिए। वो भी ग्राउंड स्टेट पे रहना चाहते हैं, आराम से रहना चाहते हैं। तो क्या क्या करेंगे? वो कुछ टाइम बाद वो अपने आप ही क्या करेंगे? वापस आ जाएंगे। ठीक है। जब वो ग्राउंड स्टेट पे वापस आ जाएंगे तो क्या होंगे? जो उन्होंने रेडिएशन एमिट करी है उसी प्रकार एक रेडिएशन को एमिट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार क्या करेंगे? एक रेडिएशन को एमिट करेंगे। यहाँ से रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या किया? एमिट किया। तो हम यहाँ पे देखेंगे, अगर यहाँ पे एब्जॉर्ब किया तो हम इसको क्या कह सकते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कह सकते हैं यहाँ पे हम। सिंपल है ना। अगर मान लो ये एब्जॉर्ब कर रहा है तो हर एक रेडिएशन को तो एब्जॉर्ब करेगा नहीं। पीछे ही मैंने बताया कि हर एक लाइट को, हर एक एटम को एब्जॉर्ब करेगा नहीं। कोई कोई लाइट को किसी किसी क्या फ्रीक्वेंसी पे एब्जॉर्ब करेगा, तो उसमें हमारे पास क्या आ जाएगी? उसकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आ जाएगी। ठीक है। दूसरी हमारे पास जो है वो है एमिशन स्पेक्ट्रा। दूसरी है हमारे पास है एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक, नाउ हम यहाँ देखेंगे स्पेक्ट्रम of radiation, spectrum of radiation emitted by substance after absorbed। ठीक है,
एब्जॉर्ब करने के बाद जब कोई भी यहाँ पे हमारे पास जो है एमिशन स्पेक्ट्रा की बात कर रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे देखेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन एमिटेड बाय सब्सटेंस आफ्टर एब्जॉर्ब, जब कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के बाद एक स्पेक्ट्रम की लाइट में हमारे पास रेडिएशन को क्या है एमिट किया जाता है, हम उसको क्या कहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, एमिशन स्पेक्ट्रा। अब यहाँ पे हमारे पास जो है पहली चीज़ जो है कि ग्राउंड स्टेट में जो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है या एटम है या फिर कोई आयन है, कुछ भी हो सकता है, उसने क्या किया, रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, किसी फ्रिक्वेंसी के ऊपर, ठीक है, उसके बाद उसने रेडिएट किया। जब वो ग्राउंड स्टेट में आना चाह रहा था, हाई स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आना चाह रहा था, तो हाई स्टेट में जो उसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है वो किसी ना किसी वे में, सिंपली ज़रूरी नहीं है कि एक ही वे में जो है वो जिस वे में उसने एब्जॉर्ब किया उसी वे में वो एमिट करे, किसी ना किसी वे में वो क्या करेगा, उसे एमिट करेगा। ठीक है, जैसे हम फूड खाते हैं, हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, वर्क करेंगे तो भी हमारे को दोबारा भूख लगेगी, तो हम किसी ना किसी वे में क्या कर रहे हैं, उस फूड को यूज़ कर रहे हैं एनर्जी के लिए। ठीक है, वैसे ही इनका है कि एब्जॉर्ब करेंगे, एक्साइट होंगे, एक्साइट के बाद ग्राउंड स्टेट पे आएंगे और रेडिएट करेंगे किसी एक कैसे भी स्पेक्ट्रम को, उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे, एमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे हम देखेंगे कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है, कोई भी मॉलिक्यूल है, कोई भी एटम है या कोई भी आयन है जो एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो वो कहाँ चला जाएगा, हमारे पास एक्साइटेड स्टेट में। किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। अब यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या भी हो सकती है, हीट भी हो सकती है, हम हीट भी कर सकते हैं, या फिर रेडिएशन भी हो सकती है, रेडिएट भी कर सकते हैं एटम के ऊपर। वो क्या कर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, और एक्साइटेड स्टेट से जब वापस आएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, एमिशन स्पेक्ट्रा। ना हमने पीछे पढ़ा एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा। अब हमारे पास अगले द स्टडी ऑफ एमिशन और absorption. The study of emission and absorption spectra is referred as spectroscopy. बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो स्टडी है एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रा को, हम उसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। ठीक है, उसकी स्टडी को क्या कहते हैं हम, स्पेक्ट्रोस्कोपी। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास देखेंगे कि हमने यहाँ पे देखा एमिशन स्पेक्ट्रा, क्या चीज़ देखी, एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा हमारे पास क्या है, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन जो एमिट करते हैं, ठीक है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे देखेंगे एमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है कि हर एक वेवलेंथ पे क्या करता है वो, क्या कहता है, रेडिएट नहीं करता है, मतलब अपनी जो एनर्जी है उसको एमिट नहीं करता है, हर एक उस पर जो एब्जॉर्ब मॉलिक्यूल होता है हर एक एनर्जी पे क्या करता है वो, रेडिएट नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब क्या है, अगर मान लो इट एमिट only at specific wavelength, पर क्या करते हैं, with dark space, इनके बीच में डार्क स्पेसेस आ जाते हैं, जिस वेवलेंथ पे वो क्या करते हैं, एमिट करते हैं, उसके बीच में हमारे पास क्या आ जाते हैं, डार्क स्पेस आ जाते हैं। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड लाइन स्पेक्ट्रा। जो हमारा टॉपिक है ये उसकी डेफिनेशन लगा लो आप। ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ है, इट एमिट ओनली एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, जिस भी स्पेसिफिक वेवलेंथ पे वो एमिट करेंगे उनके जो वहाँ पे बीच में क्या आ जाएंगे, डार्क स्पेसेस आ जाएंगे, डार्क लाइंस आ जाएंगी, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा तो नहीं है हमारे पास, इसे हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा नहीं कहते हैं, बट ये क्या है, हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रा है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा प्रिज्म वाला था जिसमें वो क्या करते हैं, मर्ज हो जाते हैं,
इसमें क्या है, डार्क स्पेसेस आते हैं हर एक के बीच में, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। ठीक है, ओरिजिनली ये यूज किस लिए होता है, स्टडी ऑफ, किसके लिए होता है, स्टडी ऑफ अननोन एटम्स, मॉलिक्यूल्स, या कुछ भी लगा ले, आयंस लगा ले हम यहाँ पे। ठीक है, उसके लिए क्या करते हैं, स्टडी के लिए होते हैं, जो भी अननोन होते हैं हमारे पास। और ये हमारे पास जो है यूनिक होते हैं, यूनिक स्पेक्ट्रा होते हैं ऑफ एटम्स, हर एक एटम का, ऑफ एवरी एटम्स, यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यूनिक स्पेक्ट्रा, उसका खुद का स्पेक्ट्रा होगा। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, लाइन स्पेक्ट्रा। और पीछे हमने लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ा, अब हम लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे सबसे लाइटेस्ट मॉलिक्यूल का। फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारे पास कौन सा है, हाइड्रोजन एटम। इसका जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो सबसे सिंपलेस्ट है, इसलिए उसको पहले हम उसको स्टडी करेंगे। और जैसे जैसे एटम्स के एटॉमिक मास बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे उनका जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है। तो हम यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, सिंपलेस्ट देखेंगे, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिया और उसको क्या किया, एनर्जी प्रोवाइड करवाई। एनर्जी प्रोवाइड कराई किस वे में, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के वे। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से हमने एनर्जी प्रोवाइड करी, तो हमारे पास सिंपली वही चीज़ होगी, क्या होगा, हाइड्रोजन एटम जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन एटम्स में टूट जाएगा, और जो एक हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम आएगा वो क्या होगा, एनर्जेटिकली एक्साइटेड स्टेट में होगा। मतलब क्या है, उसकी जो एनर्जी है उसमें ज़्यादा होगी। नाउ जब वो एक्साइटेड स्टेट में होगा, एब्जॉर्ब करने के बाद एनर्जी, तो वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आने की भी कोशिश करेगा। अब जो वो ग्राउंड स्टेट में आने की कोशिश करेगा, तो वो क्या करेगा, ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, वो अपनी रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एमिशन। ठीक है, कौन सी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या करेगा, रेडिएट करेगा, एमिट करेगा अपने उसमें से। ठीक है, उसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, उस एट डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट वेवलेंथ या डिफरेंट वेव फ्रीक्वेंसीज के ऊपर वो क्या करेगा, उसको रेडिएट करेगा। ठीक है, एमिट करेगा, उसका हम उसको क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी कर लेंगे। जो लाइन स्पेक्ट्रम है हाइड्रोजन एटम का, डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, और उनका जो सीरीज का नाम है लाइन स्पेक्ट्रम का, वो उन्हीं के नाम पर रखा गया। अब हमारे पास जैसे एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने लाइन स्पेक्ट्रम को स्टडी किया, बाल्मर, साइंटिस्ट का नाम है बाल्मर, जिन्होंने 1885 में इसको स्टडी किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो रेडिएशन दी वो विजिबल रीजन में थी, विजिबल रीजन में से स्टडी किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, इसको जो एक्सप्रेस करने का, जो लाइन स्पेक्ट्रम को उन्होंने एक्सप्रेस करने का एक वे रखा, जिसको उन्होंने क्या किया, एक्सप्रेस किया किसके अंदर, वेव नंबर के अंदर। उन्होंने वेव नंबर के अंदर इसको एक्सप्रेस किया। नाउ उन्होंने एक फॉर्मूला दिया उसको। ठीक है, उसको निकालने के लिए, सीरीज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें वेव नंबर को निकालने के लिए 09667 2 का स्क्वायर माइनस 1/n²। ठीक है, हमारे पास ये फॉर्मूला दिया 1096677 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे देखें 2, अगर मैं मान लूँ 2 को यहाँ पे ग्राउंड स्टेट मान लेता हूँ, n = 2। ठीक है, और n² को मैं यहाँ पे n² को हम यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट मान लेते हैं। तो जो हमारे पास जो n होता है वो 2 + 1 2 + 2 2 + 3 एंड सो ऑन। यहाँ पे हो जाएगा 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर मैं लगाऊं कि n 2 है, इसको 3 लगा दूं और यहाँ पे इसको 4 लगा दूं, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा सिंपली। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद क्या होगा, वो वापस आएगा। जो फॉर्मूला मान लो 2 हमारा ग्राउंड स्टेट है, जो 3 से वापस आएंगे, जो 4 से वापस आएंगे, या अगर मैं यहाँ 5 लगा दूं तो जो 5 से वापस आएंगे,
कहाँ पे, 2 के ऊपर। जो भी 2 के ऊपर आएंगे ये कौन सी सीरीज हो जाएंगी, बाल्मर सीरीज। कौन सी सीरीज हो जाएगी, बाल्मर सीरीज। नाउ पीछे जो हमने फॉर्मूला किया गिवन बाय बाल्मर, जो भी लाइन उससे डिस्क्राइब की जाती है उस फॉर्मूले से, उसको हम बाल्मर सीरीज कहते हैं। ऐसे ही क्या है, हमारे पास अगले साइंटिस्ट आए जिनका नाम था जॉन रीडबर्ग। जॉन रीडबर्ग का क्या था, उन्होंने क्या किया, सारे लाइन स्पेक्ट्रम को हाइड्रोजन के जितने भी साइंटिस्ट ने दिए थे उनको क्या किया, स्टडी किया, और उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला बनाया। उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला दिया, जनरल फॉर्मूला फॉर द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो जनरल फॉर्मूला क्या कहता है, वेव नंबर की फॉर्म में ही दिया। लाइक बाल्मर उन्होंने वही क्या है, कांस्टेंट को यूज किया 10967777 1 बाय n1 स्क्वेयर माइनस 1 बाय n2 स्क्वेयर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाल्मर ने यहाँ पे 2 लिया था अपनी सीरीज के लिए, उन्होंने इस चीज को क्या कर दिया, जर्नलाइज कर दिया, n1 और n2 को जर्नलाइज कर दिया, और यहाँ पर जो हमारे पास इस कांस्टेंट है इसको नाम रखा रिडबर्ग कांस्टेंट। आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट इन्होंने क्या नाम रखा इसका, रिडबर्ग कांस्टेंट। यहाँ पे हमारे पास जो चीज है n1 जो है वो 1 2 3, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे n1 को 1 ले लेता हूँ, n1 को यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, तो जो हमारे पास n2 है वो हो जाएगी n1 प्लस 1, n1 प्लस 1, n1 प्लस 2, n1 प्लस 3, सो ऑन की यहाँ पे हमारे क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। बात समझ रहे हैं, यहाँ पे हम n1 अगर हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1 प्लस 1, 1 प्लस 2, 1 प्लस 3, यहाँ पे क्या बन जाएगा, जैसे अगर मान लो मैं n1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 3 4 एंड सो ऑन की सीरीज बन जाएगी, ठीक है। नाउ यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम हाइड्रोजन एटम का लाइन स्पेक्ट्रम देख रहे हैं गिवन बाय डिफरेंट साइंटिस्ट, ठीक है। और एक साइंटिस्ट के अलग अलग लाइन स्पेक्ट्रम है यहाँ पे हमारे पास। पहले जो हमारे पास है n1 जो है यहाँ पे 1 है, उनके जो n2 होंगे वो n1 प्लस 1, n1 प्लस 2 हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 3 4 एंड सो ऑन। दिस लाइन वाज गिवन बाय साइंटिस्ट लाइमन, ठीक है। लाइमन साइंटिस्ट ने इनको इस चीज़ को डिस्कवर किया था, इन लाइंस को डिस्कवर किया था, जिसमें ग्राउंड सेट हमारे पास n1 आ रही है और n2 से n1 की तरफ इलेक्ट्रॉन वापस आ रहा है, और यहाँ पे n2 n3 से n1 की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास ये यूवी में स्टडी की गई थी, यूवी रेडिएशन में स्टडी की गई थी, ठीक है। अब हमारे पास जो दूसरे हैं, हमारे पास n1 क्या है 2, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं हमारे पास उन्होंने क्या किया, n2 हमारे पास 3 4 5 सो ऑन आ जाएगा। जो सेकंड साइंटिस्ट हैं वो है हमारे पास बाल्मर। सेकंड साइंटिस्ट क्या है हमारे पास, बाल्मर ने जो है यहाँ पे इसको विजिबल रीजन में स्टडी किया था। ये हमारे पास है जो ये है बाल्मर सीरीज, ठीक है, ये है बाल्मर सीरीज। ये क्या है, विजिबल रीजन में स्टडी किया गया था। जो नेक्स्ट आती है हमारे पास दैट इज 3 4 5 6 दैट इज पास्चन सीरीज। ये हमारे पास जो है जिसकी ग्राउंड सेट हमारे पास n3 आ रही है, ये हमारे पास है पास्चन, ठीक है। अगला हमारे पास n1 है 4, n2 आ जाएगा 5 6, यहाँ पे आ जाएगा 6 7, यहाँ पे आ जाएगा 7 8। यहाँ पे ये हमारे पास जो जिसकी n1 जो है 4 है, जो मैंने दिखाया नहीं, यहाँ पे सिंपली सेम ही बनेगा। यहाँ n1 से फिर हम क्या करेंगे, n5 से n4 की तरफ आ जाएंगे, फिर उसके बाद n5 से n4 की तरफ आ जाएंगे, सेम 5 और 6 n2। ये हमारे पास है गिवन बाय ब्रैकेट। अगली हमारे पास जो है ग्राउंड सेट 5 है, n2 6 7 है, इट वाज गिवन बाय P1। जो लास्ट है हमारे पास n1 जो है वो 6 है और जो n2 है वो 7 और 8 है, दैट वाज गिवन बाय हम्फ्रे। और जो ये हमारे पास चारों साइंटिस्ट ने किसमें, IR के अंदर यहाँ पे स्टडी किया था इसको, इन सब को क्या करा था, IR के अंदर स्टडी किया था। ना हमने देखा पीछे यहाँ पे हाइड्रोजन के डिफरेंट स्पेक्ट्राज हैं, डिफरेंट वेवलेंथ के ऊपर, और वहाँ पे क्या है, हर एक रेडिएशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या गया, n1 और n2 आए थे, ठीक है। वो सिर्फ एक टेबल बताया था मैंने, उसमें क्या था n1 और n2 क्या है अकॉर्डिंग टू रेडिएशन आए थे।
उसमें से कुछ IR रेडिएटेड थे, कुछ विजिबल रीजन में थे, ठीक है। इसीलिए उनका जो N1 और N2 है जो है क्या है, N1 जो है डिफरेंट लाइंस में आ रहा था, वो सारे ही क्या है हाइड्रोजन एटम के ही स्पेक्ट्रा थे, ठीक है। इसलिए वो एक क्या करके टेबल में उसको डाला गया। नाउ अब हम उसके अकॉर्डिंगली एक क्वेश्चन करेंगे। क्या है हमारे पास इस क्वेश्चन में कहा गया है, फाइंड आउट द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइन इफ द इलेक्ट्रॉन इज ट्रांसमिट फ्रॉम n इज इक्वल टू 11 टू n1। मतलब क्या है कि अगर वो 11 से 1 तक आ रहा है कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसके अंदर जो है डिफरेंट डिफरेंट क्या स्टेजेस आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनेंगी, तो वो लाइंस हमें फाइंड करने के टोटल लाइंस जो है वो टोटल स्पेक्ट्रा कितने दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, हमारे पास क्या है N1 जो है, N है हमारे पास 11 है। तो अगर मैं मान लो पहले देखूं कि हमारे पास जो है लाइमन है, लाइमन के हमारे पास क्या है 11 माइनस 1 10 होगा। अगला हमारे पास है बाल्मर, बाल्मर में N1 क्या था 2, तो हम क्या करेंगे N माइनस 2 कर देंगे, दैट इज 9। अगला हमारे पास है बाल्मर के बाद है हमारे पास पाश्चन, ये आ जाएंगे 11 माइनस 3 दैट इज 8। नाउ अगला हमारे पास है ब्रैकेट, ये आ जाएंगे 11 माइनस 4 दैट इज 7। लाइमन बार्मर पाश्चन ब्रैकेट के बाद हमारे पास जो अगले आते हैं दैट इज पीफन। पीफन लाइन में क्या है 11 माइनस 5 आ जाएगी 6, और हमारे पास जो है अगली है हम्फ्री दैट इज 11 माइनस 6 दैट इज 5। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल करेंगे तो हम देखेंगे जो टोटल लाइंस हैं वो कितनी आ जाएंगी 45। हमारे पास कितनी स्पेक्ट्रल लाइन आ गई यहाँ पे 45। नाउ जो यहाँ पे टोटल लाइंस कितनी है 45, और ये हमारे अकॉर्डिंग है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो जो हमारे पास एक्चुअल है, एक्चुअल लाइंस जो हमारी आती है वो क्या होगी 55। कितनी होगी 55। ये हमारी मेन लाइंस कह सकते हैं, बट इसके नीचे भी लाइंस होंगी, तभी हमारे पास जो एक्चुअल लाइंस है वो कितनी आई 55। अगर हमें ऐसे ही टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस फाइंड करना हो हाइड्रोजन एटम की, और हमारे पास ये दे रखो, तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, शॉर्टकट है यहाँ पे n माइनस 1/2, m इंटू n माइनस 1/2। अब यहाँ पे देखेंगे जो n है हमारे पास वो कितना दे रखा है 11 से 1 तक जाना है, तो यहाँ पर हमारे पास n क्या है 11 है। 11 इंटू 11 माइनस 1/2 सिंपली याद जाएगा 11 इंटू 5 इज इक्वल टू 55 लाइन्स। सिंपल है, यहाँ पे हमारे पास टोटल स्पेक्ट्रल लाइंस कितनी आ जाएंगी 55 लाइंस। सिंपली हमारे पास क्या होगा 11 इंटू 11 माइनस 1 10 आ जाएगा, 10 को डिवाइड करेंगे 2 से 5 आ जाएगा, 5 को इंटू करेंगे 11 से और हमारे पास कितनी आ जाएगी 55 लाइंस। मैं हर टॉपिक के हर टाइप के क्वेश्चंस को एग्जाम्पल्स में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको आज का कंटेंट पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मैथड्स ऑफ चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।